हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस को स्टडी कर रहे थे। हमने पढ़ा कि रेजोनेंस होता क्या है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी, तो हम अभी एक दो एग्जांपल्स वो कर लेते हैं रेजोनेंस के बारे में ही। ठीक है, तो जो बच्चों की जो डाउट्स आए हैं वो फर्स्ट डाउट है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे हमसे, तो N2O का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर की क्या कहता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बीच में आएगा, तो बीच में कौन आएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाने हैं? इनके लेविस स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिए, एक ये इसके पास लोन पेयर बच गया। अब इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर बचा हुआ है और इस ऑक्सीजन के पास ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऑक्सीजन जनरली क्या बना लेती है? डबल बॉन्ड बना लेती है। बट ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगी। रीजन क्या होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और हमें पता है कि जो भी एटम सेकेंड पीरियड में लाई करता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना पाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना ले? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। इस तरीके से ना, ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेट। तो दिखने में कोऑर्डिनेट है ना, बट हम इसको कैसे शो करेंगे? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के जैसे बन गया हमारे पास N2O। अब हमारे पास दूसरा काम क्या होगा? इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं कि भाई स्टार्टिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड बनाने से पहले और बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो नाइट्रोजन के पहले आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 बॉन्ड का हम मतलब क्या समझते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरे बॉन्ड में भी ऐसे, तीसरे बॉन्ड में भी ऐसे। मतलब कि जो 3 बॉन्ड है यहाँ पर, इनका मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, तो 3 इसके हो गए, 2 ये टोटल 5 हो गए। तो पहले भी 5 थे और अभी भी 5 है, तो मतलब चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर? 0, मतलब कि नो चार्ज, न्यूट्रल हो गया। अब इस नाइट्रोजन पे निकालो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 5, अब कितने हैं? तो टोटल 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो गए? 4 इसके हो गए, है ना। ये 3 तो यहां से लिया, एक यहां से लिया इसने, तो 5 - 4 = +1। तो इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आ गया +1। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इसका, तो टोटल हो गए 7 -1। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आ गया -1। क्लियर है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, हम ये डबल हेडेड एरो लगाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ये डिनोट कर रहा है। तो हम हमारे पास जो दूसरा बनेगा उसमें क्या हो जाएगा? अब मैं ये कर सकता हूं ना कि भाई ये पूरा का पूरा लोन पेयर यहां पर आ जाए। ठीक है, उठ करके नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। 4 तो ऑलरेडी है, जब ये लोन पेयर यहां पर आया तो 5 बॉन्ड हो गए, तो तुरंत क्या होगा? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस नाइट्रोजन पे आ जाए और क्या बन जाएगा हमारे पास? इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक बॉन्ड जब यहां पर आएगा तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ठीक है, यहां पर कितने बॉन्ड बचे? 2 बच गए। अब फिर नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर कितने बॉन्ड हो गए? 2 हो गए हैं। क्लियर है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। 1 2 3 4। क्लियर हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा? पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5, अब कितने हो गए? 5 - 1 2 3 4 4 तो ये दिख रहे हैं आपको, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, तो 5 - 6 कितना गया? -1। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज हो गया -1। इस नाइट्रोजन के ऊपर पहले 5 थे, अब कितने हो गए? 4। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया +1। इस ऑक्सीजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन थे 6, अब कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 - 6 = 0। तो ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज आ गया वो आ गया 0। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम और भी बना सकते हैं इस तरीके से। क्या करूंगा? जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं फिर से नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कि ये लोन पेयर यहां पर आ जाए और एक लोन पेयर फिर से उठ करके इसके पास चला जाए।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 4 तो पहले से ही थे, एक बॉन्ड और आ गया, ये 6 हो गए। ठीक है, अब ये कंडीशन ऑक्टेट सभी का पूरा होना चाहिए, सभी का ऑक्टेट हमें दिख रहा है कि पूरा हो ही रहा है। ठीक है, और फिर जो रेजोनेंस की कंडीशन थी कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, एटम्स की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड वो सेम रहने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं, 2 और 6 8 है, यहाँ पर 4 और 4 8 है। ठीक है, तो जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। तो रेजोनेंस की हमने सारी कंडीशंस हमने फॉलो करनी है। तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 ही हो गए। अब फिर से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। नाइट्रोजन पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए हैं, 5 माइनस के 7, तो 2 नेगेटिव। इस नाइट्रोजन पे सेम ही है +1, और इस ऑक्सीजन पे 6 माइनस 5 +1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर बन गए। बट जब आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, ठीक है, आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि इनको इनकी स्टेबिलिटी में अरेंज करो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इवन आईआईटी एडवांस में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेबिलिटी के केस में कैसे अरेंज करोगे, आप चेक करोगे कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड तो सभी में सेम ही है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। फिर कोवलेंट बॉन्ड चेक करने के बाद आप चेक करोगे कि सबका ऑक्टेट पूरा हो रखा है, तो सभी में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे होना चाहिए, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। बट सेकंड केस में क्या होगा कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव आना चाहिए, नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये वाला स्टेबल हो गया दिस। ठीक है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव है, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, कभी भी 2 एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एडजेसेंट जो लगातार एटम उन पे सेम चार्ज आ गया, मतलब रिपल्शन होगा, और ये तो ना के बराबर एग्जिस्ट करेगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, सेकंड नंबर पे ये हुआ, और ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। तो आप इनकी स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके लिए रूल भी लिख सकते हो, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि स्टेबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या पे। जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करोगे कि इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है, तो मतलब क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेकंड है कि ए स्टेबल molecule have complete octet of all the atoms in that molecule। मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उन सभी का जो ऑक्टेट मिलेगा वो ऑक्टेट क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, उन सभी एटम्स का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी, अगर हमारे पास क्या हो, एक मॉलिक्यूल तो पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, तो पोलर मतलब कि एक में तो चार्जेस हो और एक में कोई चार्ज नहीं हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है, तो दोनों में स्टेबल कौन होगा कि जिसमें कोई भी चार्ज, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सेपरेट करने में एनर्जी चाहिए। डिस्चार्ज कब सेपरेट होंगे, जब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा मतलब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो गया कि वो अनस्टेबल हो रहा है।
ठीक है। तो तीसरी जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या होगी कि ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन पोलर। समझ में आ गया ना कि बिपोलर स्टेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ होगा, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास भी ठीक है बिपोलर है, तो पोलर में भी फिर क्या कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge should be on less electronegative atom। पॉजिटिव किस पे होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नेगेटिव किसके ऊपर होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन हम जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, टू सेम चार्जेस या सेम चार्जेस should not present on adjacent atom। ठीक है, सेम चार्जेस नहीं होने चाहिए, वरना वहां पर रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन की वजह से वो जो मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ये, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है रेजोनेंस एनर्जी। कि रेजोनेंस एनर्जी से आप क्या समझते हो, क्या मतलब होगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड as the difference of energy between किस के बीच में होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी, बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and resonance hybrid structure। रेजोनेंस हाइब्रिड या क्या कह सकते हो, रियल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। तो ये एनर्जी का डिफरेंस होगा किस के बीच में, एक तो वो जो कि रियल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया है, और फिर दूसरा जैसे अब हमारे पास 3-4 स्ट्रक्चर नहीं बन जाते हैं, तो कहते हैं कि उन 3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी, एंड जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस। जैसे कि अज्यूम करो कि मैं ग्राफ लेके चल रहा हूं, इस तरफ हमने एनर्जी ली, ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एक की वैल्यू है E1, ठीक है, दूसरे की वैल्यू है E2 और तीसरे की वैल्यू है E3। तो इनमें ये तीनों के तीनों कौन हो गए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 1 2 3। तो जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी एनर्जी E1, जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी E2, जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी क्या होगी, E3 होगी। ठीक है, अब इन तीनों का जो मिक्स हुआ, पहले तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कौन हुआ, ये हुआ मोस्ट स्टेबल। इन तीनों में जो सबसे स्टेबल हुआ वो कौन हुआ, E3 हुआ। अब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी एनर्जी हमने मान ली E0। ठीक है, ये कौन हो गया, ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हो या रेजोनेंस हाइब्रिड कह सकते हो, या क्या कह सकते हो इसको, ट्रू स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो हमारे पास जो रेजोनेंस एनर्जी आएगी, जो रेजोनेंस एनर्जी आएगी वो किसका डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हुआ मोस्ट स्टेबल एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। तो अब देखो, अब ये जो डिफरेंस होगा वो जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वैल्यू उतनी नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या होगा कि वो उतना ज्यादा स्टेबल हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। मतलब कि जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से करोगे, तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कंफर्म वो पूछोगे, कोई बात नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार, तो सबसे पहले आप इनके ऊपर जो जितने भी क्वेश्चंस है वो जरूर करके देखोगे। ओके, थैंक यू।